हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मेरी एक सब्सक्राइबर है रीना सिंह, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे। और आज की जो कहानी है फ्रेंड्स, वो है एक ऐसी प्रेम कहानी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसको आप पूरा सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप भी सोचोगे कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं और ऐसा कदम उठा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कदम था, एक अच्छी पहल थी और बहुत ही अच्छा, मतलब उनका जो उन्होंने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसलिए क्योंकि एक आपका लाइक हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है आपके सामने नई-नई चीज़ें लेके आने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सखी, आप सभी का स्वागत है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये झारखंड की है। झारखंड के एक गाँव की कहानी है और ये सच्ची कहानी है। झारखंड का एक गाँव था, वहाँ पर जो ईंटें पाथने का भट्टा होता है, वहाँ एक चौधरी साहब थे, उनका ईंटों का भट्टा होता है। उनके 4 ईंटों के भट्टे होते हैं, ईंटों के भट्टे में बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि ईंट पाथी जाती है वहाँ पर, फिर ईंटों को पकाया जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे मज़दूर चाहिए होते हैं, तो वो गाँव के ही आस-पास के गाँव के ही मज़दूर होते हैं। कभी-कभी बाहर से भी आकर के मज़दूर वहाँ पर काम करते हैं और उनको पैसे दिए जाते हैं, उनका जीवन यापन होता रहता है उसी से। जो चौधरी साहब थे, उनके भी 4 ईंटों के भट्टे थे और उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। उनके परिवार में केवल 4 सदस्य थे, 1 बेटी, 1 बेटा और पति-पत्नी चौधरी साहब और उनकी पत्नी, 4 लोगों का परिवार था। बेटा जो है बीटेक की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गया हुआ था और बेटी जो थी वो एमबीबीएस की पढ़ाई लखनऊ में रह कर के कर रही थी। परिवार अच्छा चल रहा था, बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई, बेटा बीटेक करके आ गया, तो बेटा कहीं जॉब करने लगा। बेटे को 35-40 हज़ार रुपए की जॉब मिल गई दिल्ली में ही और वो जॉब करने लगा। यहाँ पर क्या था कि चौधरी साहब जो थे वो अपना ईंटों का भट्ठों का कारोबार देखते थे और बेटी जो है जैसे कि आपको बताया कि एमबीबीएस की पढ़ाई का लास्ट सेमेस्टर था उसकी एमबीबीएस की पढ़ाई का और वो लखनऊ में रह करके एमबीबीएस कर रही थी। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। बेटे ने जब बीटेक कर लिया और पढ़ाई नौकरी करने लगा तो उसको 30-35 हज़ार रुपए मिलते थे। तो पिता ने एक दिन कहा कि ऐसा है कि तुम वहाँ पर परिवार से दूर रह के 30-35 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हो, इससे अच्छा तुम गाँव चले आओ और गाँव में जो अपना बिज़नेस है उसको देखो, क्योंकि आने वाले समय में तुमको ही बिज़नेस सँभालना है। जैसा कि हर माँ-बाप कहते हैं कि जो हमारा बिज़नेस है वो बेटे को बता दिया जाए उसके बारे में, ताकि आने वाली समय में ये बेटा ही बिज़नेस को सँभालेगा या बेटी है तो बेटी बिज़नेस को सँभालेगी, तो हर माँ-बाप ऐसा करते हैं। तो चौधरी साहब ने भी बेटे को बुलाया और बेटे का नाम था आरव। आरव को बुलाया और बोला कि आरव ऐसा है कि आप जो है कि मेरे बिज़नेस को देखिए और वहाँ की नौकरी आप छोड़ दीजिए। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी। बेटा भी घर आकर के रहने लगा और जैसे कि पिताजी के 4 भट्ठे थे, तो 2 भट्ठे पिताजी देखते थे, 2 भट्ठे वो देखता था। कभी-कभी घूम फिर के सब भट्ठों का देखता रहता है कि वहाँ कैसा काम क्या चल रहा है, कितने मज़दूर काम कर रहे हैं, कैसे काम होता है, ये सब देखता रहता था। एक दिन एक भट्ठे पर गया वो और वहाँ पर देख रहा था, तो उसने देखा कि एक लड़की, बहुत ही सुंदर सी लड़की, और ईंटों में मड़ाई करते हैं ना पानी डाल करके, तो ईंटों में पानी, सॉरी, ईंटें पाथने के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं, उन मिट्टी में पानी डाल करके और पैर से उसको मार रही थी मतलब गूंथ रही थी, क्योंकि जब वो अच्छे से गुज जाता है तभी उसके ईंटें पकते हैं। और चूंकि गर्मी का महीना था, मई जून का महीना था, तो वो ईंटों में पानी, मिट्टी में पानी डाल करके उसको मार रही थी और पसीने से बिल्कुल तर थी। आरव जो है उधर घूम रहा होता है, तो ये देखता है, तो देखता है कि कितनी जो है सुंदर सी लड़की है और ये मिट्टी का काम कर रही है और कैसे कितनी तल्लीनता से कर रही है, कितनी मेहनती लड़की है। जो कि हमारे घर की तो लड़कियां थोड़ी सी रोटी बनाना होता है, उस आटा गूंदना होता है, तो उसमें वो थक जाती हैं और ये एक ट्राली मिट्टी को जो है पानी डाल करके पैरों से गूंथ रही है ईंटा पाथने के लिए, वो ये देखता रह जाता है। वो अपने काम में तल्लीन रहती है। लड़की का नाम होता है नीलम। नीलम अपने काम में लगी होती है और उसको नहीं पता होता कि कौन क्या देख रहा है। जब उसकी नज़र पड़ती है आरव पर, तो वो चुपचाप नज़रें झुका रहती है और अपना काम करती रहती है। ऐसे ही उसको रोज़ देखना अच्छा लगता था कि वो आती थी और ऐसे ही उसका काम था मिट्टी तैयार करना ईंटें पाथने के लिए, तो उसका यही काम था कि वो उसमें मिट्टी में पानी डाल कर के और पैरों से उसको गूँथती थी और फिर उसके बाद उसको ईंटा पाथा जाता था। ऐसे-ऐसे चलता गया डेली जो है, वो देखता था उसको और उसको अच्छा लगता था। वो भी, उसको भी, नीलम को भी आरव अच्छा लगता था। तो कहती, एक दिन आरव ने पूछा नीलम से कि ये बताओ तुमको यही काम करना आता है कि तुम कुछ पढ़ी-लिखी भी हो? तब तक उसके माँ-बाप वहाँ पास में आ जाते हैं, तो बोलते हैं नहीं साहब,
मेरी बेटी पढ़ी लिखी भी है, वो मेहनती भी है और समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी है। उसने अभी इंटर पास किया है और अभी तक ये अपने मामा के यहाँ रहती थी। अभी उसको हम लोग मामा के यहाँ से लेकर के आए हैं और अब वो 2-4 साल में इसकी शादी-वादी कर देंगे। अभी हम लोग उसको गाँव में कहाँ छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ भट्ठे पे ले आते हैं। काम ब हम लोग के साथ भी रहती है और थोड़ा हमारे काम में हाथ भी बटाती है। उसने कहा अच्छा, तो ऐसे ही आरव ने पूछ लिया कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? तो उसने कहा मैंने इंटर किया हुआ है। फिर उसने पूछा कि तुम्हारा फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था? तो उसने कहा कि मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। तो उसने जैसे कि बीटेक तो किया ही हुआ था उसने, तो वो मैथ के सब्जेक्ट से कुछ उससे संबंधित सवाल पूछता है और वो फटाफट उस सवालों के जवाब बता देती है। ऐसा करते-करते दोनों को एक-दूसरे से बात करना अच्छा लगता है, लेकिन नीलम जानती है कि ये हमारे मालिक का बेटा है, तो वो अपने दायरे को नहीं भूलती है और अपना काम करती रहती है, कभी भी बढ़ती नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि 1 हफ्ते के लिए उनका जो परिवार था, नीलम और उनके माँ-बाप, वो दोनों दूसरे भट्ठे पर चले जाते हैं। आरव आता है उस भट्ठे पर और देखता है तो ना नीलम दिखती है, ना उसके मम्मी-पापा दिखते हैं। आरव बहुत परेशान हो जाता है कि ये लोग कहाँ चले गए? इसके बाद 1 हफ्ते बाद जब वो सब लौट के आते हैं तो आरव बहुत परेशान-सा होता है, नीलम के पास जाता है कि तुम कहाँ चली गई थी? तुमने बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा नहीं, क मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं पर थी और दूसरे भट्ठे पर चली गई थी, वहाँ पे काम ज़्यादा था तो हम लोगों को वहाँ पर भेज दिया गया था। तो आरव ने कहा कि मुझे बता कर के तो जाना चाहिए था। उस पे बोली कि साहब उसमें हम लोग क्या बताते हैं, हम लोगों को तो चौधरी साहब ने भेजा था कि आप लोग यहाँ से वहाँ चले जाइए, वहाँ का काम ज़्यादा है तो आप हमने सोचा कि आपको पता होगा। बस नॉर्मल सी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोनों के बीच। आरव तो पसंद करता है कि नीलम जो है ऐसा कुछ नहीं सोचती क्योंकि उसको पता होता है कि वो एक मज़दूर की बेटी है और जो आरव है वो चौधरी साहब का बेटा है। ऐसे करते-करते 15 दिन बीतते हैं, 15 दिन के बाद 2 दिन तक आरव नहीं दिखता है। अब थोड़ा-सा नीलम को भी आरव से लगाव बढ़ जाता है और नीलम जब 2 दिन तक नहीं देखती है आरव को तो परेशान हो जाती है और जब 2 दिन के बाद आरव लौट के आता है तो कहती है कि आप कहाँ चले गए थे? यहाँ पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा था। तो उसने कहा कि मेरा इंतज़ार कर रहा था? कौन था जो मेरा इंतज़ार कर रहा था? उसने कहा कि थी कोई पागल लड़की जो आपका इंतज़ार कर रही थी 2 दिन से कि आप दिखे नहीं। तो उसने कहा आरव ने कहा क्या तुम सच में मेरा इंतज़ार कर रही थी? तो उसने कहा हाँ, आप नहीं आए 2 दिन तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा, आप आते थे थोड़ा बहुत बात करते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था। तो आरव नीलम से कहता है कि नीलम क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नीलम जो है सोच में पड़ जाती है, वो सोचती है कि ये मैं मज़दूर की बेटी और ये इतने बड़े चौधरी साहब का लड़का, कहाँ मैं इसकी बराबरी की हूँ, कहाँ ये मुझसे शादी करेंगे, वो कुछ नहीं बोलती है। फिर आरव कहता है कि नीलम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगा, तुम परेशान नहीं हो, मैं अपने घरवालों से भी इस विषय में बात कर लूँगा। ऐसा करके वो नीलम को गले लगा लेता है। नीलम को गले लगा लेता है, तब तक उसकी माँ उधर से आ रही होती है और वो नीलम को देख लेती है, ऐसे आरव को देख लेती है, वो तो घबरा जाती है। उस समय वो कुछ नहीं बोलती है लेकिन घबरा जाती है और आरव से कहती है कि साहब आप जाकर के ऑफिस में बैठिए, यहाँ गर्मी बहुत है और नीलम से कहती है चलो ईंटें पास में हमारी मदद करो। नीलम को लेकर चली जाती है। नीलम को समझाती है कि देखो बेटा, वो लोग बड़े आदमी हैं, वो हमारी बराबरी के नहीं हैं, ना हम उनकी बराबरी के हैं और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, हम लोग यहाँ नौकरी करते हैं। अगर चौधरी साहब को पता चला, तो वो हम लोग को कहाँ भिजवा देंगे ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। हम लोग बहुत छोटे मज़दूर हैं, यहाँ काम करने आए हैं। इन्हीं के पैसों से हमारा जीवन चलता है। जब उसने नीलम को समझाया तो नीलम को भी ये बात समझ में आई कि हाँ, बात तो सही है। इतने बड़े घर का लड़का और मुझसे कहाँ शादी होगी। उसने भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे, 10-15 दिन बीता, नीलम थोड़ा-सा आरव से कटी-कटी रहने लगी। अगर आरव बात भी करता, तो वो कटी-कटी रहती। एक दिन आरव ने उसको रोका और पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? पहले तो तुमसे मुझसे बहुत बात करती थी। तो उसने कहा कि आप हमारे साहब के लड़के हैं और माँ ने मुझे मना किया है कि हम लोग आपके बराबर के नहीं हैं, हमारी शादी नहीं हो सकती है। इसलिए माँ ने मुझे मना किया है कि मैं आपसे थोड़ा कम बात करूँ, आपसे दूरी बना के रखूँ। आरव इतना सुनता है, फिर नीलम से कुछ नहीं बोलता है, सीधे अपने घर जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे शादी करना है। उसके पिताजी बहुत अच्छे होते हैं, वो बोलता है हाँ बेटा कर लो शादी, अच्छी बात है, मैं भी कब से चाह रहा था कि तुम्हारी शादी हो जाए। तो उसने कहा कि क्या तुमने कोई लड़की देख रखी है? उसके पिताजी ने पूछा, आरव के पिताजी ने। तो उसने कहा हाँ पिताजी, मैंने लड़की तो देख रखी है, लड़की पढ़ी लिखी भी है, समझदार है, मेहनती भी है और देखने में भी खूबसूरत है। अब आप लोग को पसंद आए तो मैं शादी उसी से करूँगा। तो उसने कहा बताओ बेटा कौन है? तो उसने कहा कि जो हमारे भट्टे पर काम करता है, सुखराम, उसकी लड़की है नीलम, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो
चौधरी साहब ये सुन करके थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं कि एक मज़दूर की बेटी से हमारे घर में कैसे शादी होगी। और जो आरव की माँ होती है वो भी यही सोचती हैं कि इतनी दूर जाके तुमको पढ़ाया-लिखाया, इतना बड़ा हमारा कारोबार है, गाँव वाले क्या सोचेंगे कि एक मज़दूर की लड़की से शादी कर दिया, उसको कोई लड़की ही नहीं मिली थी। ऐसे ही घर में बातें होती हैं। ऐसे ही आरव की माँ भी बोलने लगी कि क्या सब लोग क्या समाज में क्या मुँह दिखाएँगे, रिश्तेदारी में क्या कहेंगे कि एक मज़दूर की लड़की से अपने इकलौते बेटे की शादी कर दी। खैर चौधरी साहब कुछ नहीं बोलते हैं, शांत रहते हैं और एक नौकर को भेजते हैं कि जाओ वहाँ भट्टे से सुखराम को बुला करके ले आओ। बोलो चौधरी साहब बुला रहे हैं, पूरे परिवार के साथ आना। अब जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो बोलता है कि जो मुंशी होता है वहाँ भट्टे का, तो मुंशी से बोलता है कि आप सुखराम और उसके परिवार को चौधरी साहब के घर पे भेज दीजिए, चौधरी साहब ने बुलाया हुआ है। अब जब सुखराम के पास तक ये बात पहुँचती है तो सुखराम को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि चौधरी साहब ने बुलाया है और पता नहीं क्या बात हो गई है। तो सुखराम की पत्नी तो समझ जाती है कि शायद नीलम की बात उन लोगों को पता चल गई है और अब देखो हमारा क्या होता है, हमारी तो रोजी-रोटी जो चल रही थी वो भी अब बंद हो जाएगी, हो सकता है हमें गाँव से भी निकाल दिया जाए। खैर डरते-डरते वो लोग जाते हैं वहाँ चौधरी साहब के घर जाते हैं और जाते ही जो नीलम की माँ होती है चौधरी साहब के पैरों में गिर जाती है। कहती है कि चौधरी साहब लड़की नादान है, उसको इतनी समझ नहीं थी, आप उसको माफ़ कर दीजिए और हम लोग कहीं चले जाएँगे, आप हमको माफ़ कर दीजिए। इसकी ऐसी ज़रूरत हो गई कि वो छोटे मालिक से बात-वात करने लगी। तो चौधरी साहब ने कहा कि तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। चौधरी साहब कहते हैं कि देखो लड़की तुम्हारी पढ़ी-लिखी है और अच्छी है, खूबसूरत भी है, पढ़ी-लिखी भी है। मेरा बेटा उसको पसंद करता है, तो मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती इस रिश्ते में। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। जब ये सुखराम सुनता है, उसकी पत्नी सुनती है ये बात तो खुशी के मारे चौंक जाते हैं वो लोग कि इतने बड़े मतलब चौधरी साहब इनके 4 ईंटों के भट्टे हैं, 100-200 बीघा ज़मीन है और ये हमारी बेटी से अपने लड़के की शादी करने के लिए तैयार हैं। उसको उन लोगों को तो जैसे यकीन ही नहीं होता है। सुखराम की पत्नी कहती है, "साहब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे ये रिश्ता कर सकते हैं? हम आपकी तो मतलब स्वागत भी नहीं कर पाएँगे।" तो चौधरी साहब कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, मैं सारा ज़िम्मेदारी मैं क शादी की सारा खर्चा मैं करूँगा। मुझे बहू पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आरव की शादी तुम्हारी बेटी नीलम के ही साथ हो। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कि एक ईंट भट्टे पे काम करने वाली लड़की और इतने बड़े परिवार में उसकी शादी हो जाए और परिवार वाले मान जाएँ। ऐसे तो हम लोगों ने बहुत सुना है कि वो लोग भाग के शादी कर लेते हैं या लव मैरिज कर लेते हैं। लेकिन परिवार वाले की मर्ज़ी से एक ऐसी शादी हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ी सीख है समाज के लिए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में। और अगर आपको आपकी एनिवर्सरी विश करना हो, आपका बर्थडे विश करना हो या आपको कोई और भी मोमेंट हो जो आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पे आकर के आपका नाम लूँ, तो आप मुझे कमेंट में करिएगा या फिर मुझे मेल करिएगा, मैं आप लोग का नाम ज़रूर लूँगी। मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।